अब हम लोग एक ट्रायल बैलेंस करेंगे, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसे लिखने से बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली जो ट्रायल बैलेंस है इसी जगह पे डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कंसेप्ट को फॉलो करके। तो वही तो देख के सिर्फ लिखना है, तो मेन जो काम है वो तो डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन करना, ठीक है, वो इसी जगह पे कर लेंगे। तो एक बार पढ़ लेते, देखो क्या है, द अकाउंटेंट ऑफ श्री शिव रॉन्गली प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस था, लेजर के ऊपर बेस करके जो ट्रायल बैलेंस तैयार करना था, वो ये श्री शिव जो अकाउंटेंट है वो गलत प्रिपेयर किया, बनाया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस स्टेटिंग रीजन फॉर द चेंज मेड। अब बोल रहा है कि तुम्हें एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, करेक्ट करना होगा, और ये भी बताना होगा कि पहले जो गलती था वो कहां पे था, ठीक है। चलो, तो ये देखो इस जगह पे ट्रायल बैलेंस उन्होंने जो बनाया था एक पर्टिकुलर ईयर एंड के बाद, पीरियड के बाद, 31 मार्च 2018। तो ईयर कौन सा हुआ था, 17-18, ठीक है। अब ये हुआ डेबिट बैलेंस और ये हुआ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये लेजर अकाउंट का बैलेंस कहां पे ये लोग लिखे, डेबिट साइड में, और ये जो लेजर अकाउंट का बैलेंस कहां पे लिखे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो, हम लोग ये देखेंगे, ये हो सकता है, होगा ही कुछ इस जगह पे ऐसा अकाउंट मिलेगा जो डेबिट साइड में नहीं होना चाहिए था, जो क्रेडिट साइड में होना चाहिए था, तब ना जाके एरर है। मगर तुम बोलोगे कि सर ये देखिए दोनों का ही तो अमाउंट सेम है, हो ही सकता है। मान लो ऐसा कोई अमाउंट है जो दोनों का ही सेम है, जो 10,000 इस जगह पे आना चाहिए था वो 10,000 इस जगह पे आ चुका है, इसलिए बैलेंस तो मैच हो चुका है, अमाउंट मैच हो चुका है, मगर पूरा चीज ही गलत है, ठीक है। चलो, ओपनिंग स्टॉक हम लोग दो तरीका से इसको समझेंगे। पहले जो शॉर्टकट एक हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक्सपेंस लॉस एसेट डेबिट, इनकम गेन लायबिलिटी क्रेडिट, इस हिसाब से भी समझेंगे और इस हिसाब से भी समझेंगे कि कैसे उसको डिटरमाइन करना है गोल्डन रूल को फॉलो करके, ठीक है। चलो, क्योंकि इस जगह पे तो लेजर अकाउंट नहीं है कि लेजर अकाउंट से देख लेंगे कि डेबिट बैलेंस है या तो फिर क्रेडिट बैलेंस है, वो तो नहीं है, ये तो ये वाला चीज है, ये, ठीक है। चलो, तो पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक मतलब जब बिजनेस स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 17 को बिजनेस स्टार्ट हुआ फिर से, ठीक है, यह स्टार्ट हुआ ना। तो उस समय बिजनेस में जितना स्टॉक था, उसके बाद फिर से परचेज हुआ, सेल हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, मगर जो अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ जिस डेट में, उस डेट में बिजनेस में जितना स्टॉक हाथ में था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे, अगर हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है, तो इस हिसाब से ये डेबिट होगा, ठीक है, ये शॉर्टकट। अगर हम लोग कंसेप्चुअली जाएंगे तो क्या करेंगे, स्टॉक, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, वेरी गुड सूर्या, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट ये स्टॉक है ना पॉजिटिव, तो दैट इज आया तब जाके है, ठीक है। तो रियल अकाउंट कम्स इन क्या होता है, डेबिट ही होता है, तो आया ना डेबिट, ठीक है, तो ये डेबिट। परचेज, परचेज अगर हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे उस जगह पे है एक्सपेंस लॉस एसेट, तो एक्सपेंस लॉस एसेट क्या होगा, डेबिट होगा, तो एक्सपेंस परचेज, परचेज मतलब ऐसे एक्सपेंस होता है, तो उस हिसाब से डेबिट होना चाहिए। तो अगर हम लोग कंसेप्चुअली जाएंगे तो परचेज कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट से बिलोंग करता है, नॉमिनल से, उसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, एक्सपेंस है। अगर नॉमिनल एक्सपेंस हुआ तो क्या आएगा, डेबिट आएगा, तो दोनों फॉलो करके डेबिट ही आया। अब तुम जो कोई भी अप्लाई करके ये डेबिट और क्रेडिट निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सैलरी, ये भी डेबिट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे धीरे हड़बड़ी मत करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हम लोग ये सीख चुके थे नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीपेड
या तो फिर आउटस्टैंडिंग ये अगर ऐड हो जाएगा तब वो नॉमिनल अकाउंट से कन्वर्ट होकर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आरपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो मुझे टाइम दिया है कि मुझे आप बाद में पैसा दे सकते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवर तब न जाके क्रेडिट होगा। तो उस हिसाब से क्रेडिट आया। हाँ, अब तुम ये जो लर्निंग वाला प्रोसेस है उससे देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी देखो कहां पे आता है, ये देखो इनकम गेन लायबिलिटी क्रेडिट में, ठीक है। मगर हम लोग बार बार वही कंसेप्चुअली हम लोग इसका सॉल्यूशंस को निकालेंगे, क्यों पता है, कारण है इससे करने से जो गोल्डन रूल है और उसके जो एप्लीकेशंस है बार बार रिविजन्स होते रहेगा, बार बार रिविजन्स होते रहेगा, कभी हम लोग भूलेंगे नहीं और ये हम लोग के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और सेकंड में हम लोग इसका डिसीजंस ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ लान भी नहीं करना होगा, ठीक है। वेजेस डेबिट होगा, एक्सपेंस है, ठीक है। वेजेस ड्यू, वेजेस ड्यू फिर से लायबिलिटी, वेजेस ड्यू क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि वेजेस ड्यू हुआ है, तुम्हारा लायबिलिटी बना है, तुम पेमेंट नहीं किए हो। और वेजेस ड्यू दैट इज उसका जो राइट है वो तैयार हो चुका है, जो तुम्हें पे करना हो हुआ है कि 2 दिन छुट्टी है इसलिए 2 दिन के लिए तुम पे नहीं कर पाए हो, तो तभी भी तो वो टाइम तो दिया है। अगर वो फोन करके बता दिया कि आपको अभी देना है तो तुम्हें देना पड़ता, मगर वो बोलते ठीक है 2 दिन तो छुट्टी है, लॉकडाउन है, अब 2 दिन के बाद ही दे दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। इसलिए वेजेस ड्यू दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवर, वो परमिशन दे रहा है, बाद में दे सकते हैं आप, तो गिवर होगा तो क्रेडिट होगा, तो इसलिए क्रेडिट, लायबिलिटी के हिसाब से भी क्रेडिट, और वो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के हिसाब से भी वो क्रेडिट, ठीक है। अल्टीमेटली ये लायबिलिटी है, ठीक है। बिल्डिंग, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट एसेट, और उसके हिसाब से भी एसेट डेबिट ही होता है। समझ में आ रहा है ना पूरा चीज। चलो, प्लांट डेबिट एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वाह, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब होता है अरे ये तो नॉमिनल अकाउंट इनकम, नॉमिनल अकाउंट अगर इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, वाह क्रेडिट। और इस जगह पर भी देखो यही नियम है, अगर इनकम गेन लायबिलिटी हुआ तो क्रेडिट, तो इनकम तो हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव, तो इनकम अगर होगा तो क्रेडिट होगा। मगर मैं चाहूंगा तुम लोग ये नहीं फॉलो करो, तुम लोग ये वाला फॉलो करो, तो इससे क्या होगा, बेस बहुत और भी स्ट्रांग हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, तो डेबिट आएगा, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट ही होगा, लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लान, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, प्लान के ऊपर जब टाइम ऐसे ऐसे निकलते जाएगा ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू गिरते जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा ये फोन है, तुम ये फोन खरीदे थे, अभी ये फोन खरीदने के बाद इसमें स्क्रैच आ चुका है, ये वाला आ चुका है, तो जिस प्राइस में इसको तुम खरीदे थे मान लो 10,000 में, तुम उसको 10,000 में बेच सकते हो अभी नहीं ना, इसको तुम 5,000 4,000 3,000 में बेच सकते हो। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस हुआ, क्यों रिड्यूस हुआ, टाइम जाने के कारण से और स्क्रैच आने के कारण से। तो ये सब कारण से जब एक एसेट का वैल्यू गिरता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस इन वैल्यू, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट लॉस अगर होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो इस जगह पे डेबिट आएगा, कोई प्रॉब्लम है। प्रीपेड एक्सपेंस, वाह, मतलब सुमित एंड कंपनी सूर्य को पहले से दे के रखा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्य को। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट सूर्य क्या हुआ, रिसीवर, तो रिसीवर अगर हुआ पर्सनल अकाउंट पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो डेबिट, इस हिसाब से डेबिट। अब वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उस हिसाब से भी समझ लेते हैं। जब कोई एक कंपनी कोई एक्सपेंस पहले से दे दे तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एसेट होगा ना, तो एसेट अगर होगा तो डेबिट ही होगा। कितना इजी लग रहा है ना ये चीज। क्लोजिंग, अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड वो लास्ट वीडियो में मैंने भेजा था। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न बाहर के तरफ जा रहा है, आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर आता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज, रिटर्न परचेज किए थे उसके बाद ऐसा एक रिटर्न हो रहा है जिस रिटर्न से तुम्हारे तरफ से गुड्स बाहर की तरफ जा रहा है, खरीद के किसी को एक नहीं बेच नहीं रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न। जैसे मान लो तुम मुझसे खरीदे थे, अब कुछ चीज हुआ जो डिफेक्टिव है, या तो फिर तुमने बोला कि मुझे नहीं चाहिए ये, तो वो ही तुम मुझे रिटर्न करोगे, वापस आप एग्जैक्टली तो इसको ही बोला जाता है परचेज रिटर्न। जो परचेज मैंने किया उसको मैं रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। इसका और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा है। तो अब सोचो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है, ये अगर कंसेप्चुअली सोचोगे तो रिटर्न आउटवर्ड ये नॉमिनल अकाउंट तो है,
मगर ये गेन हो रहा है या तो फिर लॉस हो रहा है, रिटर्न फिर आउटवर्ड हो रहा है ना। आउट हो रहा है, आउट बाहर की तरफ जा रहा है, ये गेन हो रहा है या तो फिर लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। एक एग्जांपल दूं, मान लो फ्लिपकार्ट से तुम एक कोई चीज खरीदे हो, उसका दाम है 5000, अब वो चीज जैसा तुम्हें चाहिए उस कलर में तुम्हें नहीं मिला, अब तुम्हें क्या करना है, उसको रिटर्न करके वो जो चीज चाहिए वो तुम खरीदोगे। अब ये जो रिटर्न होता है ना, इसका पॉलिसी होता है, रिटर्न पॉलिसी। तो वो पॉलिसी अगर रहेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर तभी तुम उसको रिटर्न कर सकते हो, नहीं तो पूरा 5000 गया, क्योंकि तुम उसको पसंद नहीं करोगे तभी भी उसको तुम्हें रखना होगा। तो अब उस जगह पे तुम सोचो, अगर तुम रिटर्न कर देते तो वो जो लॉस होने वाला था 5000 का वो हुआ नहीं, तुम बच गए, दैट इज गेन हुआ। अगर रिटर्न नहीं होता तो तुम फंस जाते, लॉस होता। तो रिटर्न आउटवर्ड इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा, गेन होगा, कि मैं बच गया, स्माइल आ जाएगा मुंह में। तो जब स्माइल आता है नॉमिनल अकाउंट में तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को अभी छोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ो अभी। तो देखो इस जगह पे ऐसा बहुत आया सूर्या जो क्रेडिट में आना चाहिए, क्रेडिट 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 क्रेडिट, मगर वो गलती से कहां पे लिखा है, डेबिट साइड में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कर लेते, सेल नॉमिनल अकाउंट इनकम क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट, चलो क्रेडिट में ही वो लिखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, और एक गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक ना। इंश्योरेंस प्रीमियम जो दे रहा है कंपनी तो ऑब्वियसली ये तो नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होने से क्या होगा, डेबिट होगा, तो डेबिट होना चाहिए। इक्विपमेंट, अरे ये तो एसेट है तो ये तो डेबिट होगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, अरे रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये भी तो जो भी तुम्हारे पास बिल्डिंग है उसको तुम रिपेयर कर रहे हो, जैसे तुम्हारे घर को पेंट किए हो तो ये तो रिपेयर तरफ आ जाता है ना। तो रिपेयर जब करोगे तो नॉमिनल अकाउंट, वो एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा, मगर वो देखो कहां पे गलती से क्रेडिट करके बैठा हुआ है। ड्राइंग, ड्राइंग 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 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ले रहा है, दैट इज वो रिसीवर है, बिजनेस से पैसा उठा रहा है तभी ना ड्राइंग आएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिसीवर, रिसीवर रिसीवर डेबिट, अरे वो तो क्रिएट करके रखा है तब तो डेबिट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, सन्ड्री रिसीव्ड, कितना इजी है। अब ये सन्ड्री रिसीव को अगर तुम वो लर्निंग वाला प्रोसेस में जाओगे, इनकम, सन्ड्री रिसीव पैसे मिला है बहुत जगह से, इनकम, तो ये होना चाहिए क्रेडिट, मगर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसेप्चुअली सोचेंगे, सन्ड्री रिसीव्ड आया, नॉमिनल अकाउंट इनकम क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बैंक को लायबिलिटी, बैंक के पास से तुम पैसा ज्यादा ले चुके हो तो बैंक दिया है तुम्हें, बैंक ओडी क्रेडिट, वेरी गुड। ग्राउंड रेंट डेबिट, रेंट दे रहे हो, रेंट डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न अंदर के तरफ आ रहा है तो सेल किए थे, सेल किए थे, अब वही रिटर्न आ रहा है। तो जब सेल किए था, तो जब तुम सेल किए थे उस समय स्माइली फेस था, ठीक है। अब जब रिटर्न आ जाता है तब सैडी फेस आ जाता है, मैंने सोचा था मेरा इतना सेल हो गया मगर उसमें से इतना रिटर्न ही आ गया, वापस आ गया। तो जब वापस आता है सेल्स रिटर्न में तब सैडी वाला फेस आ जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जो सैडी वाला फेस कहां पे आता है, डेबिट में आता है, तो डेबिट बैठा था इस जगह पे। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, ठीक है। अच्छा, कैपिटल लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट, या तो फिर तुम ये भी बोल सकते हो कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवर्ड इसलिए क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट, खत्म, कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम। ये जो हम लोग बनाए ना, अब जो नया हम लोग बनाएंगे, डेबिट को डेबिट साइड में जो है सब लिखेंगे और क्रेडिट जो है क्रेडिट में लिख देंगे, ऑटोमेटिकली देखना मैच कर जाएगा। सूर्य, अब तुम एक चीज पूछोगे तो तुम बोलोगे कहाँ सर, हमें सब कुछ समझ में आ चुका है कि कहाँ पे किसको रखना होगा ट्रायल बैलेंस बनाने के समय, मगर एक चीज़ समझ में नहीं आएगी जो आप नहीं किए। ये देखिए, आप क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री नहीं किए, छोड़ दिए, क्यों, ये तुम पूछ रहे हो, ठीक है। मैं अब इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखो सूर्या, अच्छी तरीके से ये चीज़ को देखो, एक दिन का ही मान लो, एक दिन का ओपनिंग स्टॉक 200 था, और भी उसके बाद एकदम प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है। जब दुकान खुले हो उस समय तुम्हारे पास 200 यूनिट्स मान लो कैलकुलेटर था, उसके बाद और भी 800 यूनिट्स तुम परचेस किए हो, तो कुल मिला के तुम्हारे पास कितना स्टॉक हो जाएगा, 1000, ठीक है। उसमें से तुम 900 उस दिन में पूरा बेच चुके हो, सेल कर चुके हो।
तो पूरा दिन के बाद 100 बचा। जो रहेगा कैलकुलेटर का क्वांटिटी वो कितना रहेगा, 100 क्वांटिटी। तो ये जो पहले था इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। जो खरीदे उसको हम परचेज बोलेंगे, जो बेचोगे उसको हम सेल बोलेंगे। और पूरा दिन के बाद एक तो, या तो फिर हम बोलेंगे एक पीरियड के बाद जो बचेगा सेल करने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये ओपनिंग स्टॉक का हम लोग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिख दिए। ठीक है, जो परचेज हुआ है उसको भी हम लोग डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दिए, क्योंकि एक्सपेंस है, ये जैसे एसेट है उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोग पोस्टिंग कर दिए। जो परचेज हुआ है, जो परचेज हुआ है वो भी नॉमिनल एक्सपेंस करके हम डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दिए। ठीक है, अब जो सेल हुआ है वो भी हम लोग नॉमिनल इनकम करके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो 100 इसका क्या पोस्टिंग होगा ट्रायल बैलेंस में? होगा सर, ऑब्वियसली होना चाहिए, मगर ये होगा नहीं। क्यों? कारण यही है। अच्छा चलो, अगर मैं मान लेता हूं होगा, तो उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कहां पे करते ट्रायल बैलेंस में? कौन से साइड में करते? ऑब्वियसली डेबिट साइड में करते, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर बिजनेस का एसेट हुआ तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक दिन के खत्म होने के बाद जो मेरे पास बचा हुआ है वो भी तो मेरे लिए एसेट ही है, तो वो भी कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम करते तो वो डेबिट साइड में आता। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर बेस करके बनाऊंगा तो क्या होता है, देखो मान लो ये ट्रायल बैलेंस, इस जगह पे ओपनिंग स्टॉक देखना अच्छी तरीके से, इस जगह पे 200 डेबिट क्रेडिट परचेज, इस जगह पे 800 और सेल अकाउंट बोल के एक 1000 कहां पे 900। अच्छा सेल 900 हुआ है ना, तो 900। ठीक है, अब अगर तुम क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट साइड में एंट्री करते तो 100 आ जाता। ठीक है, डेबिट साइड में। अब देखो एक चीज, डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है? 100 एंड इतना आ रहा है मतलब 1100, और इस जगह पे कितना आ रहा है? 900 900। मिसमैच, रॉन्ग मिसमैच हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सर। तो यहाँ पे तो इस जगह पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 200 का, जो कभी हो नहीं सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ठीक है काम करते हैं, इसको हम इस जगह पे बैठाएंगे तब जाके तो मैच हो जाएगा 1000 1000। अगर मैच करने जाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। अब ये तो तब नियम के अगेंस्ट में हो जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक जो एसेट है वो क्रेडिट साइड में क्यों आएगा? तब ये भी नहीं होगा। लो तुम तो फंस गए, ना तुम डेबिट साइड में लिख सकते हो ना क्रेडिट साइड में तुम लिख सकते हो। तब इससे तुम्हारा कुछ एक हिंट मिल रहा है कि तब क्लोजिंग स्टॉक का हो सकता है कोई एंट्री ही नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो समझो। देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक का 100 है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये 100, ये 200 और अच्छा ये जो 100 ये तो 1000 के अंदर में इंक्लूडेड है ना, क्योंकि 1000 को अगर तुम सेग्रीगेट करोगे तो क्या निकल के आएगा? ये 1000 को अगर तुम सेग्रीगेट करोगे तो एक जगह पे 900 आएगा जो तुम सेल किए हो, और एक जगह पे 100 आएगा जो क्लोजिंग स्टॉक है जो बचा हुआ है। तो ये जो 100 ये अल्टीमेटली किसके अंदर में इंक्लूडेड है? 1000 के अंदर में इंक्लूडेड है। और ये 1000 आया कहां से है? ओपनिंग स्टॉक और सेल से आया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक का 100 है ये ओपनिंग स्टॉक और परचेस के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो चीज ओपनिंग स्टॉक और परचेस के अंदर ही इंक्लूडेड है,
जो चीज ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक या तो फिर परचेस के अंदर ही इंक्लूडेड है, उसका जब तुम एंट्री डेबिट साइड में दे रहे हो तभी तो क्लोजिंग स्टॉक का भी तो इंपैक्ट इसके अंदर में आ रहा है। तब अगर बाद में जाके फिर से क्लोजिंग स्टॉक का तुम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करोगे तब डबल इंपैक्ट आ नहीं जाएगा। लिखने का जरूरत ही नहीं तब। हाँ एग्जैक्टली लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। और एक बार रिपीट, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का 100 है ये ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेस के अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जब तुम ये 200 और 800 का एंट्री कर रहे हो ट्रायल बैलेंस में तो ऑटोमेटिकली ये 100 का तो इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर बाद में जाके तुम फिर से यही 100 का क्लोजिंग स्टॉक का तुम अगर एंट्री करोगे डेबिट साइड में तो दो बार नहीं आ जाएगा। इसके अंदर में 100 है, फिर से तुम 100 का डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हो तो ये डबल अकाउंटिंग नहीं होगा एक चीज का, तो ये कभी हो सकता है। इसीलिए सुनना, अब आएगा रूल जो मैंने लर्न किया था और तुम लोग प्रैक्टिकली सोच के समझ रहे हो। तो अब आएगा रूल ये कि अगर कोई सम्स में ओपनिंग स्टॉक और नॉर्मल परचेज रहे उस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आया ना? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है ओपनिंग स्टॉक और परचेज के अंदर में। अगर उसके बाद भी अगर क्लोजिंग स्टॉक एंट्री करने जाएंगे तो वो डबल अकाउंटिंग हो जाएगा, ठीक। तो सूर्य तुमने सही बोले हो, जो क्लोजिंग स्टॉक उस जगह पे डेबिट वो कंसिडर किया था वो तो गलत किया था, क्योंकि इस जगह पे जो ओपनिंग स्टॉक और परचेज है ये जो वो किए थे ओपनिंग स्टॉक और जो परचेज है इसके अंदर में तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है 1,62,000, तो इसका डबल अकाउंटिंग हुआ है, इसलिए इसको पूरा हटा ही देना है, ठीक है। समझ में आया ना? अच्छा, अब हम लोग ये परचेस एडजस्टेड जो टर्म है ये हम लोग सीखेंगे और इसके बाद में क्या एप्लीकेशन होगा वो देखेंगे। परचेस एडजस्टेड मतलब होता है कि परचेस अगर वर्ड को एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा कि परचेस के साथ कुछ एडजस्ट हुआ है, हो के एक फिगर आया है, तो वो क्या परचेस का साथ एडजस्ट हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। परचेस है पहले, ठीक है। परचेस के साथ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाता है, ऐड होने के बाद जो है जो बचेगा जो आएगा इस जगह पे, जैसे हम लोग का जो एग्जांपल था 800 200 तो आया कितना 1000, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो पहले सुनना बहुत अच्छी तरीके से, परचेज एडजस्टेड तब क्या हुआ 900। अब पहले हम लोग क्या किए थे जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस समय परचेज का 800 ले रहे थे, ओपनिंग स्टॉक का 200 ले रहे थे, तब जाके हम लोग क्या कर रहे थे क्लोजिंग स्टॉक जो भी है वो उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि 100 इसके अंदर में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। मगर परचेस एडजस्टेड जो फिगर है ये फिगर के अंदर में क्या क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है? नहीं है, क्योंकि तुम इसको लेस कर दियो कहां से? ये 1000 से, जहां पे पहले इंक्लूडेड था उस जगह से तुम ये क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हो, तब जाके तुम्हें ये 900 मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते कि जो परचेस एडजस्टेड फिगर है उसके अंदर में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड नहीं रहता है, तब जाके अगर ट्रायल बैलेंस में परचेस एडजस्टेड रहा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, आ सकता है, क्योंकि इसका अब डबल अकाउंटिंग नहीं होगा। फिर से और एक बार समझो, पहले क्या सिचुएशन था 800 200 इसके अंदर में क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड था, इसलिए बाद में जब हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कर रहे थे तो उस समय हम लोग को ये लगा नहीं ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कैसे आएगा फिर से, तो एक चीज का दो बार एंट्री हो जाएगा। मगर परचेस एडजस्टेड अगर ट्रायल बैलेंस में रहा इन प्लेस ऑफ परचेस अकाउंट, उसका मतलब यही है कि क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर में नहीं है। इस जगह पे कितना था? दोनों मिला के 1000 और परचेस एडजस्टेबल के कितना रहेगा 900, तो इसके अंदर में थोड़ी ना क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ जाएगा। और एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है, ये जो डेबिट साइड में, इस डेबिट साइड में टोटल कितना क्वांटिटी है वो तुम्हें दिखाना ही होगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक
का 200 और परचेस का इसका 800। 800। या तो इस हिसाब से दिखाओ या तो फिर परचेस एडजस्टेड 900 और क्लोजिंग स्टॉक 100। यही तो आया 1000। ठीक है, तो और एक बात देख लेते हैं कि परचेस एडजस्टेड अगर रहा तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लेके आएंगे, और कौन से साइड पे, डेबिट साइड में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोग को क्या पता चला कि अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज अकाउंट रहा तो उस समय क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। अगर परचेज के बदले में परचेज एडजस्टेड रहा, परचेज के बदले में अगर परचेज एडजस्टेड रहा, तब उस समय क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अभी यही चीज़ को ना जो मैंने डिस्कस किया कि परचेज एडजस्टेड जब रहेगा उस समय क्लोजिंग स्टॉक को लेके आना ट्रायल बैलेंस में, यही चीज़ को मैं एग्जांपल के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ को समझा रहा हूँ तुम्हें, यही कंसेप्ट को। देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 200। अब परचेज कितना हुआ? 800। ठीक है, ये वाला देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना था? 200 यूनिट्स। ठीक है, अब जो सेल हुआ है, टोटल कितना सेल हुआ है? 900 यूनिट्स। अब ये 900 यूनिट्स जब तुम सेल करने जाओगे तो परचेज भी तो कुछ हुआ है। तो जितना परचेज हुआ है, स्ट्रेस इस जगह पे देना है, परचेज कितना हुआ है? टोटल 800। टोटल 800 हुआ है, ये सब फिगर्स को छोड़ो, 800 टोटल हुआ है। तो वो जो 800 तुम परचेज किए थे उसमें से 700 तुम बेच रहे हो, और ओपनिंग स्टॉक का भी निकाल दोगे क्योंकि ये पुराना हो रहा है। तो जो सेल हुआ है 900 यूनिट, उसमें परचेस का 700 यूनिट्स इंक्लूडेड है और ओपनिंग स्टॉक का 200 इंक्लूडेड है, तो दोनों मिला के 900 हुआ है। ठीक है, और बाद बाकी जो 100 बचा हुआ है, कैसे 100 बचा हुआ है? क्योंकि जो तुम्हारा परचेस हुआ था वो हुआ था 800। तो 800 और ओपनिंग स्टॉक मिला के 1000 हुआ। अब 1000 में से अगर 900 बेचोगे तो ऑटोमेटिकली 100 रह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो वही ओपनिंग स्टॉक 200 तुम सेल कर रहे हो। अब जो सेल करने जा रहे हो तो जितना परचेस हुआ 800, उसमें से 700 तुम ले रहे हो, और जो पहले का 200 था वो भी तुम ले रहे हो, दोनों मिला के तुम 900 बेच रहे हो। ठीक है, और बचा हुआ है जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। वो कौन सा है? जो परचेस हुआ था उसमें से 100 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अब क्या है ना, ये जो परचेस हम लोग इस जगह पे लिख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे परचेस एडजस्टेड। अब देखो, परचेस हुआ है कितना? टोटल 800। तुम सिर्फ इसमें सेल के थ्रू एंट्री कितना कर रहे हो? 700 का। तो अभी भी तो 100 का एंट्री करना बाकी है, जिसका नाम अभी हो गया क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए इसके अंदर में जो 100 यूनिट्स जो परचेस करके आए, इसका भी एंट्री देना होगा। तो इसीलिए हम लोग ये मानेंगे कि जब ओपनिंग स्टॉक और परचेस के जगह पे परचेस एडजस्टेड रहेगा, उस समय हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ट्रायल बैलेंस में करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो यही है। तो इन कंक्लूशंस में यही बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज रहा, उस समय क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का तब डबल अकाउंटिंग हो जाएगा। अगर परचेज अकाउंट के बदले में परचेज एडजस्टेड रहा, उस समय जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्योंकि कारण यही है कि ट्रायल बैलेंस में के डेबिट साइड में टोटल कितना स्टॉक आया बिजनेस में या तो फिर था, वो तुम्हें दिखाना ही होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक परचेस के हिसाब से दिखाओ, या तो फिर परचेस एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिखाओ, या तो फिर ओपनिंग स्टॉक परचेस एडजस्टेड और क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिखाओ। देखो ऐड करके देखो 1000 ही आएगा। 200 700 ऐड करो, कितना आता है? 900, और 900 के साथ 1 ऐड करो, देखो 1000 ही आएगा। टोटल क्वांटिटी आ गया। तुम्हें दिखाना ही होगा कि टोटल यूनिट कितना बिजनेस में आया है, टोटल में वो दिखाना होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो ट्रायल बैलेंस का जितना भी कंसेप्ट है वो हो चुका है। एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि मान लो ट्रायल बैलेंस करने के बाद जब दो साइड नहीं मैच करेगा ना, हो सकता है जो एरर है वो तुम डिटेक्ट कर नहीं पा रहे हो,
उसको उस समय के लिए हम लोग मैच करके रखते हैं सस्पेंस अकाउंट बोल के। सस्पेंस अकाउंट एक ओपन करके रखते हैं, उस अकाउंट ओपन करके जो मिसमैच वाला जगह है उसमें वो अमाउंट बैठा के तभी के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को मैच करके कर लेते हैं, ठीक है। उसका बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट। तो वो पास होगा क्या सर? मान लो कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में 100 400 700, तो टोटल मिला के कितना आता है 1200। और इस जगह पे देखो टोटल करोगे तो आएगा 1000, तो 1000 मत लिखना, इसमें 1200 ही लिखना। और 200 इस जगह पे कम है ना, इसको सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख देना है। क्यों? बाद में जाके जो एरर हुआ है ये एरर को तुम सस्पेंस अकाउंट के साथ एडजस्ट कर सकते हो कि बाद में तो देखना होगा कितना के लिए तुम्हें ये मैच नहीं हुआ है, तो जितना मैच नहीं करेगा उतना अमाउंट उस जगह पे लिख के पूरा मैच करवाना है ये, ठीक है। ये सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट है, ठीक है।